नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, रोजगार पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन का यह पुस्तक जो कि अंकित भाटी सर के द्वारा बनाया गया है और इसमें ये न्यू एडिशन का बुक है जिसमें कि साइंस और कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है। दोस्तों, बात करें इस सामान्य अध्ययन के पुस्तक के बारे में कि यह पुस्तक किस किस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेबल या महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वह दोस्तों दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, उसके बाद में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन और इसके बाद में एसएससी के सभी प्रारूप अर्थात एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और इसके बाद में एसएससी एमटीएस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक काफ़ी कारगर रहने वाला है और इसके साथ साथ में रेलवे, बैंक आदि सभी परीक्षाओं के लिए इस सामान्य रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इस पुस्तक को दोस्तों अंकित भाटी सर के द्वारा बनाया गया है और यह पुस्तक अति महत्वपूर्ण है। इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची से को देखने से यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि अभी तक हम लोग इसमें एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात इतिहास के पोर्शन को हम लोग फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उसके वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में कुल मिला करके 8 अध्याय हैं और आज हम लोग अपने सेशन में कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में जो बचे हुए सेक्शन से उसको आगे वाले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन की और शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में जानना। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को अपने कंप्यूटर के साथ। एक बार फिर से मैं बोल दूं कि इसके पहले वाले सेक्शन को जो कि इतिहास का रहा था उसको अभी तक आप लोग नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है। दोस्तों, कंप्यूटर के जन्मदाता जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं और इसलिए कंप्यूटर के पितामह के नाम से जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। उसके बाद में एबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसे कि चीन में विकसित किया गया था और इसका उपयोग गणितीय संक्रियाओं के लिए किया जाता है। दोस्तों, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करें तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के आविष्कार का श्रेय ब्लेज पास्कल को ही दिया जाता है और इसे एडिंग मशीन भी कहा गया है क्योंकि वह केवल जोड़ या घटाव करने में ही सक्षम था। इसके बाद में बात करें अगले पॉइंट की तो कह रहा है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है और इसका निर्माण जो है दोस्तों वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर स्कर्ट और उसके बाद में जेम्स मिकली के द्वारा किया गया था। दोस्तों, सन 1960 ईस्वी में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रथम मिनी कंप्यूटर लॉन्च किया और उसका नाम था दोस्तों PDPI। इसके बाद में सन 1981 ईस्वी में एप्सॉन कंपनी ने पहला लैपटॉप को लॉन्च किया। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में। विभिन्न पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर अर्थात फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर जो कि वर्ष 1942 से लेकर के 1955 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, इसमें निर्वात ट्यूब अर्थात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और इसमें सारे निर्देश 0 और 1 के रूप में ही होते थे तथा मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में निर्वात ट्यूब में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी और ठंडा करने के लिए अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो यूनिवैक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था। उदाहरण के तौर पे बात करें तो ENIAC और मार्क फर्स्ट। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर अर्थात सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो चला था वर्ष 1956 से लेकर के 1964 ईस्वी तक। दोस्तों, इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों में भी कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ और नई प्रोग्रामिंग भाषाएं भी विकसित हुई। दोस्तों, इस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ हुआ और कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप या डिस्क का उपयोग किया गया। डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत हुआ करती थी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तृतीय पीढ़ी अर्थात थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो चला था वर्ष 1965 से लेकर के 1975 ईस्वी तक और थर्ड जनरेशन अर्थात तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह ICS अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग शुरू हुआ
और इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो है वो JS किल्वी के द्वारा ही किया गया। इसके बाद में इस दौरान LSI अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिसमें कि सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में और ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया गया। इसके बाद में बात करें तो इस तकनीक के विकास से कंप्यूटर की गति में तीव्रता एवं आकार में कमी आई, अर्थात कंप्यूटर का जो काम करने का गति है वो तेज हुआ और कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा होता गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, तृतीय पीढ़ी में रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी प्रयोग होने लगा, जिससे कि स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हो गई, अर्थात वो अधिक से अधिक डेटा को इकट्ठा कर सकता था या संग्रहित कर सकता था। इसके बाद में बात करें चतुर्थ पीढ़ी के बारे में अर्थात फोर्थ जनरेशन के बारे में, तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर चला था वर्ष 1975 से लेकर के 1990 ईस्वी तक, और इस पीढ़ी में VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग शुरू हुआ, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की सहायता से ही माइक्रो प्रोसेसर विकसित हुआ, जिससे कि कंप्यूटर की बेहतर क्षमता हो गई और उसका आकार भी छोटा हो गया। दोस्तों, इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा, और इस दौरान MS विंडोज, एप्पल, मैक और OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C+ या C++ भाषा का भी विकास हुआ। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात HLL का विकास हुआ, जिससे कि उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर उपयोग करने में आसानी हुई। इसके बाद सिलाई मशीन ओवर से लेकर के व्यावसायिक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी के बारे में, अर्थात फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो चला था वर्ष 1990 से लेकर के वर्तमान समय तक। दोस्तों ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का विकास हुआ, और इससे एक छोटी सी चिप पर बड़ी संख्या में उपकरणों को लगाया जा सकता है। दोस्तों, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब तथा ईमेल जैसी तकनीकों का विकास भी हुआ, और AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पीढ़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इस युग में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों IPOS साइकिल के बारे में। तो किसी भी कंप्यूटर की आधारभूत क्रियाविधि IPOS अर्थात इनपुट आउटपुट स्टोरेज में होती है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोई भी कंप्यूटर सिस्टम दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये सब जो है वो हार्डवेयर है। और इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा प्रदान किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद में कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती हैं, और कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्यतः कीबोर्ड में 104 की शामिल होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं। उसके बाद में माउस की बात करें तो दोस्तों, माउस यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार डगलस C इंजेवल्ड ने किया था, और इनकी सहायता से स्क्रॉल या मॉनिटर पर ऐच्छिक स्थान पर क्लिक किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। तो ट्रैक बॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों CAD या CAD उसके बाद में CAM में किया जाता है। अब अगले पॉइंट के देखें दोस्तों, तो अगला पॉइंट है OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात करें तो यह जो है इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है, और आजकल इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तिका जांच करने में ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करें MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के बारे में। तो इसके द्वारा विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों या चिन्हों को पढ़ा जाता है, और उसका उपयोग बैंक चेक में बृहद स्तर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन के बारे में बात करें तो माइक्रोफोन यह ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है। और बार कोड रीडर की बात करें तो यह एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसका उपयोग बार कोड को रीड करने में किया जाता है, और दरअसल बार कोड पॉइंट ऑफ स्केल डाटा रिकॉर्डिंग है, और इसका उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में प्रायः किया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेब कैम के बारे में। तो वेब कैम की सहायता से इंटरनेट के द्वारा दूर बैठे व्यक्ति की फ़ोटो देख सकते हैं तथा स्वयं की फ़ोटो उसे भेज सकते हैं। इसके बाद बात करें जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर गेम खेलने में किया जाता है। इसके बाद स्कैनर की बात करें दोस्तों, तो स्कैनर जो है वह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें टेक्स्ट या पिक्चर को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है और इसे एडिट या सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में पॉइंट को देखें तो कह रहा है उपरोक्त के अलावा टच स्क्रीन, प्रकाशीय कलम या लाइट पेन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, उसके बाद में ORC अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, इसके बाद में ये सब जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो कह रहा है कि ऐसे उपकरण जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड परिणाम देते हैं वे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसमें आ जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर यह आउटपुट के रूप में ध्वनि प्रदान करता है। उसके बाद में प्लॉटर की बात करें तो इसे ग्राफिक आउटपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लेते हैं या लाते हैं। दोस्तों यह आउटपुट के रूप में ग्राफ तथा रेखा चित्र प्रदान करता है और इसे प्रायः आर्किटेक्ट, चिकित्सा या इंजीनियरिंग में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर के बारे में बात करें तो इसे VDU अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और यह आउटपुट को चित्र, वीडियो या ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करता है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर के द्वारा ही सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में कागज़, उसके बाद में फ्लैक्स बोर्ड इत्यादि प्राप्त कर सकती हैं और इसका उपयोग जो है वो सामान्य डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर इत्यादि भी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है मार्केट में विभिन्न प्रकार के प्रिंटर भी उपलब्ध हैं। वह है दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर की बारे में बात करें तो यह एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करता है और लाइन प्रिंटर की बात करें तो यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है और इसकी गति तीव्र होती है। जबकि पेज प्रिंटर की बात करें तो यह अधिक क्षमता का प्रिंटर होता है और एक बार में एक पेज प्रिंट कर सकता है। दोस्तों कार्य करने के विभिन्न तरीकों के आधार पर भी प्रिंटर जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो इस प्रिंटर के नाम से ही स्पष्ट है कि यह चोट पर प्रिंट करता है अर्थात इम्पैक्ट पर प्रिंट करता है और कागज़ को प्रत्येक बार लेटर हेड टच करता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो है डॉट मैट्रिक्स व डेजीविल प्रिंटर। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कागज़ पर चोट या इम्पैक्ट नहीं करता है, जिससे कि शोर भी नहीं होता और इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगा होता है और जेट की सहायता से यह स्याही का छिड़काव करके चित्र या अक्षर प्राप्त करता है। इसके बाद में लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर जो है वो यह लेजर तकनीक पर ही आधारित प्रिंटर है और इसकी गुणवत्ता व कंप्यूटर स्पीड अन्य प्रिंटरों से काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर डाटा को यह स्टोर करता है अर्थात कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है कौन दोस्तों? मेमोरी ही करता है और इस स्टोरेज डिवाइस को ही मेमोरी कहते हैं। उसके बाद में मेमोरी अनेक छोटे छोटे सेल में बटा होता है जिसे कि लोकेशन कहते हैं और प्रत्येक लोकेशन के लिए एक एड्रेस होता है जिसकी सहायता से वांछित लोकेशन तक कंप्यूटर आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति अर्थात बाइनरी कोड के रूप में डाटा को निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और इस बाइनरी कोड को 0 और 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों 0 और 1 के विभिन्न संयोजनों के द्वारा अलग अलग डाटा या निर्देश को निरूपित करते हैं। डाटा के प्रत्येक अक्षर को बीट कहते हैं और मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बीट स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों यह है 8, 16, 32 या 64 बीट हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है बीट आधारभूत इकाई है और इसकी सहायता से अन्य बड़ी इकाइयाँ भी विकसित होती है। दोस्तों एक निबल बराबर होता है 4 बीट और 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट, जबकि 1 KB अर्थात 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, जबकि 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट
उसके बाद में 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर। दोस्तों पेंटाबाइट जो हुए, पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट और 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले पॉइंट को। दोस्तों 1 जेटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट के और 1 योटाबाइट होता है 1024 जेटाबाइट के बराबर। और मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी, ये सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जैसे कि सेमी कंडक्टर, रजिस्टर, कैश। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति जो है वो तीव्र होती है और इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है और इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। इसके बाद में द्वितीय क्रम पर आता है दोस्तों द्वितीय मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी इसे कह सकते हैं या एक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। दोस्तों डाटा सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है और कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है, जैसे कि चुंबकीय डिस्क, उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क और उसके बाद में हार्ड डिस्क। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करें तो प्राथमिक मेमोरी को ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक अस्थायी मेमोरी, उसके बाद कैश और अस्थायी, फिर उसके बाद में अस्थायी को भी बांटा गया है। और अस्थायी को बांटा गया है दोस्तों, या ये कह सकते हैं कि अस्थायी के अंदर में रोम, प्रोम, उसके बाद में ई प्रोम और डबल ई प्रोम होता है। इसके बाद में अस्थायी में रैम, रैम के अंतर्गत में एस रैम और डी रैम है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अस्थायी मेमोरी के बारे में। अस्थायी मेमोरी अर्थात नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसके बाद में दोस्तों ये मेमोरी होती है और वो मेमोरी होती है जिसमें कि पावर सप्लाई होने पर भी डाटा खत्म नहीं होता है और इस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं और इस मेमोरी में स्पेस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में अस्थायी मेमोरी की बात करें तो अस्थायी मेमोरी अर्थात वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो इसको हम टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें कि डाटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों रोम के बारे में। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी और इसमें डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसमें स्विच ऑन करने पर स्टोर्ड डाटा प्रदर्शित होता है परंतु स्विच ऑफ होने पर समाप्त नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोम के बारे में अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूजर के द्वारा एक प्रोग्राम को निर्दिष्ट कर देने के पश्चात उसमें संशोधन करना संभव नहीं है, फिर यह व्यवहार में साधारण रोम हो जाता है। इसके बाद में ई प्रोम की बात करें तो ये है दोस्तों, ई प्रोम का फुल फॉर्म देखें तो ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसे पराबैंगनी ई प्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बर्निंग की प्रक्रिया अर्थात बर्निंग प्रोसेस को अल्ट्रा वायोलेट किरणों की सहायता से दोबारा किया जा सकता है। दोस्तों डबल ई प्रोम की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें डाटा निर्दिष्टीकरण या बर्निंग की प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से की जाती है। दोस्तों इसके बाद में कैशे मेमोरी की बात करें तो कैशे मेमोरी जो है वो बारंबार प्रयोग में आने वाला डाटा और निर्देशों को इसमें स्टोर किया जाता है और सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में डाटा प्रदान या आदान प्रदान करने में नष्ट होने वाले समय को यह बचाता है और यह आकार में छोटा एवं गति में तीव्र होता है, किंतु यह महंगा भी होता है। इसके बाद में बात करते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह एक अस्थायी मेमोरी है और विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा भी नष्ट हो जाते हैं। चूँकि इसमें डाटा को क्रम से पढ़ना आवश्यक नहीं है अतः यह तीव्र होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो एस रैम अर्थात स्टैटिक रैम और डी रैम अर्थात डायनेमिक रैम। और स्टैटिक रैम में डाटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम में डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों द्वितीयक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं इसमें CD रोम, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, उसके बाद पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और DVD। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CD रोम के बारे में। CD रोम अर्थात CD रोम के फुल फॉर्म की बात करें तो कम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी, और इसमें लेजर की सहायता से अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें कि डेटा को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक कर लिया जाता है। धूल या खरोच से बचाने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो उसमें दो रील होते हैं और एक रील को टेप जो कि पढ़ने या लिखने में उपयोग होता है फाइल रीड कहलाता है, जबकि दूसरा टेप अप रील होता है। इसके बाद में हार्ड डिस्क की बात करें तो यह कंप्यूटर में अक्सर इसे सी ड्राइव नाम दिया जाता है और कंप्यूटर के अंदर इसी हार्ड डिस्क के सभी प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल रहता है। पेन ड्राइव की बात करें दोस्तों तो इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और इसे पीसी के यूएसबी पोर्ट में लगा करके उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी इसे कि मिटाया तथा फिर प्रोग्राम किया जा सकता है और डिजिटल कैमरा, सेलुलर फ़ोन, उसके बाद में सेट टॉप बॉक्स में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और यह फिल्मों तथा अन्य मल्टीमीडिया परिस्थितियों को डिजिटल के रूप में संग्रहित करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर में आईओ डिवाइस तथा मेमोरी के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण हार्डवेयर है, उसका नाम है दोस्तों सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, और इसे सामान्य भाषा में माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो माइक्रो प्रोसेसर को एक चिप पर बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है सीपीयू एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर्स की सहायता से बनाया जाता है। सीपीयू जो है वो एएलयू और रजिस्टर्स की सहायता से ही बनाया जाता है। सीपीयू के साथ में अगर आईओ डिवाइस और मेमोरी को भी जोड़ ले तो यह पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो सभी सीपीयू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं, किंतु सभी माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं कहलाते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सभी उपकरणों को कंट्रोल कर सकता है या करता है, जबकि प्रोसेसर केवल दिए गए निर्देशों को ही प्रोसेस करता है। इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है, और पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी के द्वारा सन 1971 ईस्वी में बनाया गया था, और यह 4 बिट प्रोसेसर था। दोस्तों इसके बाद में तो सामान्य प्रयोग में होने वाला या सामान्य प्रयोग के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 8008 1972 ईस्वी में विकसित किया गया, जो कि 8 बिट प्रोसेसर था। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में 3264 बिट प्रोसेसर उपलब्ध है। इसके बाद में एएलयू की बात करें तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एएलयू गणितीय और लॉजिक फंक्शन को संपादित करता है। कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार को सबसे पहले 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है एनालॉग, उसके बाद डिजिटल, और उसके बाद में हाइब्रिड। और डिजिटल को फिर से यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, और अंतिम है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें डाटा भौतिक चर राशियों के रूप में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो थर्मामीटर, और इसमें पारा तापमान के अनुसार ही ऊपर नीचे होते रहता है। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर यह नंबर 0 से लेकर के 9 तथा अक्षर के रूप में बात करें तो ए से लेकर के जेड तक को बाइनरी रूप में परिवर्तित करके प्रोसेस करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो यह एनालॉग तथा डिजिटल का सम्मिश्रण होता है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर है, यह सामान्यतया यह व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है और यह घर या ऑफिस में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये सभी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। जबकि मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये मिनी प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए योग्य होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वह यह हजारों यूजर्स को एक साथ में प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। जबकि सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो है वो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, उसके बाद में हथियार डिजाइनिंग और वैज्ञानिक शोध, इस सब के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था, जिसे कि CDSC ने वर्ष 1998 ईस्वी में विकसित किया था।
और वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर कंप्यूटर है, जो कि अमेरिका में विकसित किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में तीव्रतम कंप्यूटर की बात करें तो वे है परम सिद्धि और परम प्रवेग। ये दो कंप्यूटर है जो कि वर्तमान समय में भारत में सबसे तीव्रतम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर में डाटा का निरूपण, अर्थात कंप्यूटर में डाटा का निरूपण कैसे होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में मुख्यतः मुख्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है और कंप्यूटर से संबंधित अन्य नंबर सिस्टम जो है उसमें है डेसिमल नंबर सिस्टम। और इस पद्धति में किसी भी डाटा को प्रदर्शित करने के लिए 10 विभिन्न अंकों का प्रयोग किया करते हैं, जैसे कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो इस नंबर सिस्टम में केवल दो सिंबल का ही प्रयोग किया जाता है, एक 0 और दूसरा 1। इन दो ही सिंबल का प्रयोग किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो इस नंबर सिस्टम में 8 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक। जबकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 16 सिंबल प्रयुक्त होते हैं और इसमें 0 से लेकर के 9 और उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल होता है ABCDEF तक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एक से अधिक इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है और इसमें एक से अधिक प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही विकसित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को दोस्तों तीन प्रकार में बांटते हैं, अर्थात सॉफ्टवेयर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जबकि तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसे किसी एक या एक से अधिक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही विकसित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद में स्प्रेडशीट पैकेज और इसके बाद में इन्वेंटरी कंट्रोल, इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वह किसी कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज, उसके बाद मेंटेन और कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो बैकअप यूटिलिटी और उसके बाद में एंटीवायरस प्रोग्राम। अगला बात करते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम को प्रचालित या प्रचलन में सहायता प्रदान करता है और यह कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरण जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले इत्यादि के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट के बारे में, जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर से संबंधित है। दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर के बारे में बात करें तो यह प्रोग्रामेबल या प्रोग्राम अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में और असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखता है, परंतु कंप्यूटर लेवल मशीनी लैंग्वेज में ही समझ सकता है। अतः इसे एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए ही लैंग्वेज प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर भी निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेंबलर के बारे में। तो यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है एक सोर्स प्रोग्राम असेंबली, उसके बाद में असेंबलर और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कोड जो कि मशीनी लैंग्वेज है। इसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेटर के बारे में बात करें तो यह हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है और यह बहुत धीमा होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन यह परिवर्तित करता है। दोस्तों, सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद में इंटरप्रेटर और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कोड इनपुट होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में जो कि कंपाइलर से संबंधित है। दोस्तों, कंपाइलर के बारे में बात करें तो यह हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और तीव्र होता है क्योंकि पूरे प्रोग्राम एक साथ ही परिवर्तित करता है। दोस्तों, सोर्स प्रोग्राम से ये कंपाइलर में जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कोड को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर का भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले बात करते हैं सी के बारे में। तो सी एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसको कि सन 1970 ईस्वी में डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। और C++ की बात करें तो यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। उसके बाद में फोर्ट्रॉन की बात करें तो फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम भाषा है और इसका प्रयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एल्गोल के बारे में।
एल्गोल के बारे में बात करें अर्थात ALGOL अर्थात एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के बारे में, तो यह गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। उसके बाद पास्कल की बात करें तो पास्कल वर्ष 1971 ईस्वी में निकोलस वर्थ के द्वारा विकसित किया गया और यह शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया था। उसके बाद में बेसिक के बारे में बात करें तो बेसिक अर्थात बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये नए प्रोग्राम के लिए यह सरल भाषा है। उसके बाद में कोबोल की बात करें तो कोबोल अर्थात कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका उपयोग जो है वो व्यवसाय के हितों के लिए ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेट के बारे में। दोस्तों इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और यह TCP या IP अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। दोस्तों 15 अगस्त सन 1995 ईस्वी में विदेश संचार निगम लिमिटेड अर्थात VSNL के द्वारा भारत में प्रथम इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। दोस्तों भारत में प्रथम इंटरनेट सेवा का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1995 ईस्वी अर्थात 15 अगस्त 1995 ईस्वी। उसके बाद में WW की बात करें तो ये WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इससे संबंधित भी ऑब्जेक्ट के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही सन 1989 ईस्वी में विकसित किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि वेब पेज HTML से संबंधित है। दोस्तों वेब पेज HTML की बात करें तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें भाषा में लिखे होते हैं अर्थात वेब पेज जो है वो HTML भाषा में लिखा होता है। और www पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP अर्थात फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रमुख डोमेन नेम के बारे में। दोस्तों जब वेबसाइट पे कुछ सर्च किया जाता है तो उसके अंत में कुछ डोमेन नेम होता है, उससे क्या पता चलता है इसके बारे में बात करें। अगर .com रहेगा तो ये कमर्शियल है दोस्तों। उसके बाद में .edu रहेगा तो शैक्षणिक संस्था है, जबकि .mil पर मिलिट्री होगा, जबकि .net पर नेटवर्क, और .org जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जबकि .gov अर्थात gov यह सरकारी संस्था से है, जबकि .jobs ये नौकरी के बारे में है, और .in इंडिया के बारे में है, जबकि .biz अर्थात बीज ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्ची के बारे में। तो आर्ची जो कि वर्ष 1990 ईस्वी में विकसित हुआ और यह पहला सर्च इंजन माना जाता है। दोस्तों प्रमुख सर्च इंजन की बात करें तो गूगल जो कि 1998 से है, उसके बाद में बिंग ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, उसके बाद में लाइकोस, याहू और ask.com ये सब जो है वो सर्च इंजन है, यहाँ से भी डाटा को सर्च किया जा सकता है। इसके बाद बात करें दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, तो प्रमुख चैटिंग साइट की बात करें, चैटिंग साइट या ऐप्स के बारे में, तो उसमें आ जाएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल टॉक, उसके बाद वीचैट, ईमो, फेसबुक मैसेंजर, उसके बाद में लाइन, उसके बाद वाइबर और शेयर चैट, ये सब जो है वो प्रमुख चैटिंग साइट या ऐप्स हैं। उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट की बात करें या ऐप्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा गूगल डुओ, गूगल मीट, उसके बाद जूम, फेस टाइम, उसके बाद दोस्तों स्काइप, उसके बाद एडोब कनेक्ट और टीम क्यूबर, ये सब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप और साइट है। उसके बाद में ई बैंकिंग की बात करें दोस्तों तो RTGS अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT का फुल फॉर्म देखें तो वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल के बारे में बात करें तो ईमेल जो है, ईमेल का पूर्ण नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल के जन्मदाता हैं R. टॉमिल्सन, जबकि पहला फ्री ईमेल सेवा वर्ष 1996 ईस्वी में सबीर भाटिया ने ही दिया और उन्होंने हॉटमेल सेवा भी शुरू की थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों वायरस के बारे में। वायरस के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे बिना जानकारी के ही सिस्टम में लोड हो जाता है तथा महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट कर देता है। और कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस जो हैं उसमें आ जाएगा सी ब्रेन, उसके बाद क्रीपर, वानहॉप, मंकी, ये सब जो हैं वो कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस होते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस जो है वो है सी ब्रेन। उसके बाद में भारत में दिखाई देने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस है हैप्पी बर्थडे जोशी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
अगले पॉइंट के बारे में जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा वर्ष 1988 ईस्वी में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो यह सामान्यतः एक विशेष प्रकार का पैकेज होता है जो कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर संगठन से बना होता है। दोस्तों, MS ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो वे है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। ये 5 मेजर पॉइंट है दोस्तों MS ऑफिस के, या MS ऑफिस के ये 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए ही किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी जो तत्व है उसको हम लोग बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले टाइटल बार, उसके बाद में स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद रिबन टैब, और टैब के अंतर्गत होता है दोस्तों होम टैब, उसके बाद में इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, उसके बाद में रिव्यू टैब और व्यू टैब, और उसके बाद अगला होता है कलर, स्टेटस बार और कर्सर। ये सब सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो शॉर्टकट की होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो शॉर्टकट की होते हैं उसके बारे में बात करें तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम कर रहे हों और किसी काम को तुरंत करना हो तो इसके लिए भी शॉर्टकट की बनाया गया है, और उस शॉर्टकट की को आप दबा करके उस काम को जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि चयनित टेक्स्ट फॉन्ट आकार को 1 पॉइंट पे सेट करना हो तो इसके लिए कंट्रोल प्लस, इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्टार्टिंग लार्ज ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, ये लार्ज ब्रैकेट स्टार्टिंग नहीं बल्कि कंट्रोल प्लस क्लोजिंग लार्ज ब्रैकेट होगा। अर्थात चयनित टेक्स्ट फॉन्ट को आकार 1 पॉइंट पे लाने के लिए, अर्थात इंक्रीज सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट बाय 1 पॉइंट, इसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस क्लोजिंग लार्ज ब्रैकेट। उसके बाद में चयनित टेक्स्ट फॉन्ट आकार को 1 घटाया गया, अर्थात डिक्रीज सेलेक्टेड टेक्स्ट साइज बाय 1 पॉइंट, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्टार्टिंग लार्ज ब्रैकेट। दोस्तों, ये जो 2 सिंबल है, एक होता है ये स्टार्टिंग लार्ज ब्रैकेट और ये होता है क्लोजिंग लार्ज ब्रैकेट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। तो एक शब्द को बाईं ओर ले जाने के लिए, अर्थात मूव्स 1 वर्ड टू द लेफ्ट, इस साइड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का प्रेस करेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है एक शब्द को दाईं ओर ले जाने के लिए, अर्थात मूव्स 1 वर्ड टू राइट, इसके लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे। और पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाने के लिए, अर्थात मूव्स बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, यहाँ ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो का प्रेस करेंगे। जबकि पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए मूव्स एंड ऑफ द पैराग्राफ, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डाउन एरो को प्रेस करेंगे। दोस्तों, कर्सर के दाईं ओर एक शब्द यदि हटाना हो, अर्थात डिलीट अ वर्ड टू राइट कर्सर, यदि हटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल प्लस डेल की को प्रेस करेंगे, अर्थात कंट्रोल प्लस डेल बटन को हम लोग दबाएंगे। इसके बाद में बात करें तो कर्सर के बाईं ओर को शब्द को यदि हटाना हो, अर्थात डिलीटेड वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, इसको यदि हटाना हो तो क्या करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि कर्सर को दस्तावेज के अंत में यदि ले जाना हो, अर्थात मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, वहाँ तक पहुँचने के लिए कंट्रोल प्लस इंड प्रेस करेंगे। जबकि दस्तावेज की शुरुआत में कर्सर को मूव कराने के लिए, अर्थात मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस होम। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाईलाइट के लिए टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पर रीसेट करने के लिए, अर्थात रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, इसको करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार को हम लोग प्रेस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगला है दोस्तों पृष्ठ के सभी सामग्री का चयन करें, अर्थात सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, सभी सामग्री को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ये दबाएंगे। अर्थात यदि मानता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट को अगर उसको कॉपी करना हो और उसको
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो सबसे पहले हम लोग उसको ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे। इस प्रकार से वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बोल्ड हाईलाइट किया गया, अर्थात बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन करने के लिए ही Ctrl+B का प्रेस किया जाता है। इसके बाद में चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाएं, अर्थात कॉपी सेलेक्टेड कंटेंट। जो Ctrl+A प्रेस करके सभी कंटेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर कहीं कॉपी करना हो तो उसके लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे। और फ़ॉन्ट वरीयता विंडो खोलने के लिए, अर्थात ओपन द फ़ॉन्ट रिफ्रेशेस विंडो खोलने के लिए Ctrl+D प्रेस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों लाइन या चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र में संरेखित करने के लिए, अर्थात अलाइंस द लाइन्स और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन करने के लिए हम लोग Ctrl+E दबाएंगे। दोस्तों चूल्हे के बदले बॉक्स खोले, अर्थात ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बोन। इसके लिए हम लोग Ctrl+F प्रेस करेंगे और गो टू बैक के साथ फाइंड एंड रिप्लेस डॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+G दबाएंगे, अर्थात गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, अर्थात ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ गो टू टैब। इसके लिए हम लोग Ctrl+G प्रेस करेंगे। इसके बाद बात करें तो बदले टैब के साथ खोजें और बदले संवाद बॉक्स को खोलें, अर्थात ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ रिप्लेस टैब। इसके लिए हम लोग Ctrl+H प्रेस करेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक हाईलाइट किया गया चयन, अर्थात इलेक्ट्रिक हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+I प्रेस करेंगे, अर्थात CTRL Ctrl+I प्रेस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों स्क्रीन को सही ठहराने के लिए चयनित टेक्स्ट या लाइन को संरेखित करना है, अर्थात अलाइंस द सेलेक्टेड कंटेंट्स और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+J प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगर हाइपरलिंक डालें, अर्थात इंसर्ट हाइपरलिंक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+K दबाएंगे। जबकि स्क्रीन के बाईं ओर लाइन या चयनित टेक्स्ट को संरेखित करना हो, अर्थात अलाइंस द लाइन और सेलेक्टेड टेंट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+L दबाएंगे। जबकि पैराग्राफ इंटेंडेड करें, अर्थात आइडेंट द पैराग्राफ, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों Ctrl+M प्रेस करेंगे। जबकि नई रिक्त दस्तावेज विंडो को खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+N दबाएंगे, अर्थात अगर नया खोलना हो, ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो को यदि खोलना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+N प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी फाइल को खोलने के लिए चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स या पेज को यदि खोलना हो तो Ctrl+O दबाएंगे, अर्थात ओपन्स द डायलॉग बॉक्स और पेज फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल टू ओपन। इसके लिए Ctrl+O प्रेस करेंगे। जबकि प्रिंट विंडो खोलने के लिए अर्थात ओपन द प्रिंट विंडो, इसके लिए क्या करेंगे Ctrl+P प्रेस करेंगे, अर्थात किसी भी कंटेंट को यदि प्रिंट आउट करना हो तो उसके लिए Ctrl+P दबाएंगे तो वो प्रिंट होगा। इसके बाद में स्क्रीन के बाईं ओर लाइन या चयनित टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए क्या करेंगे Ctrl+Q दबाएंगे, अर्थात अलाइंस द लाइन और सेलेक्टेड कंटेंट टू द लेफ्ट टू द स्क्रीन। इसके लिए हम लोग Ctrl+Q प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि कह रहा है स्क्रीन के दाईं ओर लाइन या चयनित टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए Ctrl+R दबाएंगे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अलाइंस द लाइन और सेलेक्टेड कंटेंट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+R दबाएंगे। जबकि खुला दस्तावेज ठीक वैसे ही जैसा, इसके लिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+S दबाएंगे, अर्थात सेव द ओपन डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक Shift+F12। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि कह रहा है एक लटकता हुआ इंडेंट बनाएं, अर्थात क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl+T का प्रेस करेंगे। इसके बाद में अगला है चयनित पाठ को रेखांकित करना, अर्थात अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। उसके लिए क्या करेंगे Ctrl+U प्रेस करेंगे। जबकि चिपकाने अर्थात पेस्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+V करेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों
कि जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले बात किया था कि अगर किसी कंटेंट को पूरा सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A दबाएंगे, फिर उसको कॉपी करना हो तो Ctrl+C दबाएंगे, और फिर जिस जगह पर उसे कॉपी करना हो उस जगह पर जा करके और Ctrl+V जब दबाएंगे तो हूबहू वही कंटेंट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में खुले दस्तावेज को सेव तथा बंद करने के लिए अर्थात सेव एंड क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+W प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है चयनित पाठ को या चयनित पाठ को काटने के लिए अर्थात कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, उसको काटने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+X प्रेस करेंगे, जबकि की गई अंतिम क्रिया को फिर से करें अर्थात रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, इसके लिए Ctrl+Y प्रेस करेंगे, जबकि अंतिम क्रिया पूर्ववत करने के लिए ही अर्थात अंडू लास्ट एक्शन के लिए हम लोग Ctrl+Z प्रेस करेंगे, जबकि कार्य फलक खोले या बंद करें अर्थात ओपन क्लोज द टास्क पेन, उसके लिए Ctrl+F1 प्रेस करेंगे। जबकि बात करें दोस्तों प्रिंट पूर्वावलोकन प्रदर्शित करने के लिए अर्थात डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू, इसके लिए हम लोग Ctrl+F2 करेंगे। दोस्तों उसके बाद में चयनित पाठ को स्पाइक में काटने के लिए अर्थात कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द स्पाइक, उसके लिए Ctrl+F3 प्रेस करेंगे। इसके बाद में वर्तमान दस्तावेज को यदि बंद करना हो अर्थात क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए हम लोग Ctrl+F4 प्रेस करेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों अगली खुली दस्तावेज विंडो पर जाएं अर्थात गोट टू द नेक्स्ट ओपन डॉक्यूमेंट्स विंडो, उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+F6 प्रेस करेंगे। दोस्तों नया खाली फील्ड खोलें अर्थात इंसर्ट न्यू एम्प्टी फील्ड, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों इस ब्रैकेट का यूज करेंगे और Ctrl+F9 प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि अगर दस्तावेज विंडो को अधिकतम करना हो अर्थात मैक्सिमाइज डॉक्यूमेंट्स विंडो, इसको करने के लिए Ctrl+F10 प्रेस करेंगे। अगर किसी फील्ड को लॉक करें ताकि उसे संपादित नहीं किया जा सके, उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+F11 प्रेस करेंगे अर्थात लॉक अ फील्ड शो इट कैन नॉट बी एडिटेड, इसके लिए हम लोग Ctrl+F11 प्रेस करेंगे। इसके बाद में डायलॉग बॉक्स को यदि खोलना हो अर्थात ओपन द डायलॉग बॉक्स, उसके लिए हम लोग Ctrl+F12 प्रेस करेंगे, जबकि नया पेज लेने के लिए या टेक अ न्यू पेज, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो जल्दी से एक बुलेट पॉइंट बनाने के लिए अर्थात क्विकली क्रिएट अ बुलेट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+F प्रेस करेंगे। उसके बाद में बात करें दोस्तों फ़ॉन्ट बदलने के लिए अर्थात चेंज द फ़ॉन्ट, अगर फ़ॉन्ट को बदलना हो तो उसके लिए Ctrl+Shift+F प्रेस करेंगे अर्थात 3 बटन का हम लोग इसमें यूज करेंगे, Ctrl+F+Shift। इसके बाद में बात करें तो चयनित फ़ॉन्ट को फर्स्ट या 1 pt से 12 pt तक बढ़ाएं और फिर फ़ॉन्ट को 2 pt तक बढ़ाएं अर्थात सेलेक्टेड फ़ॉन्ट बाई 1 pt अप टू 12 pt एंड देन इंक्रीज फ़ॉन्ट बाई 2 pt। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, Ctrl+Shift प्लस उसके बाद में दोस्तों ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करना है। इसके बाद में बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो कह रहा है चयनित फ़ॉन्ट को 2 pt से घटा करके 12 pt करें और फिर 1 pt तक घटाएं अर्थात डिक्रीज सेलेक्टेड फ़ॉन्ट बाई 2 pt डाउन टू 12 pt एंड देन इंक्रीज्ड बाई 1 pt। इसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+Shift प्लस स्मॉलर देन या लेस देन सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। दोस्तों इसके बाद बात करें तो Ctrl+Alt का उपयोग करने वाले शॉर्टकट कुंजी की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट को हेडिंग 1 में बदलता है अर्थात चेंजिंग टेक्स्ट टू हेडिंग 1, इसके लिए Ctrl+Alt+1 प्रेस करेंगे। जबकि टेक्स्ट को हेडिंग 2 में बदलना हो तो Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे। जबकि टेक्स्ट को हेडिंग 3 में बदलना हो अर्थात चेंजेज टेक्स्ट टू हेडिंग 3, इसके लिए Ctrl+Alt+3 दबाएंगे। जबकि किसी फाइल को खोलने के लिए चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स या पेज को यदि खोलना हो अर्थात ओपन द डायलॉग बॉक्स और पेज और सेलेक्टेड टू अ फाइल टू ओपन, इसके लिए Ctrl+Alt+F2 प्रेस करेंगे। दोस्तों 1% चिन्ह यदि डालना हो तो Ctrl+
अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। जबकि अगला है, यदि आपके दस्तावेज में फील्ड है और अगले फील्ड पर जाना हो, अर्थात जंप टू द नेक्स्ट फील्ड इफ़ यू हैव गॉट अ फील्ड सो क्यू इन योर डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए दबाएंगे दोस्तों अल्ट प्लस F1। जबकि बात करें तो चयनित टेक्स्ट से एक ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टि बनाएं, अर्थात क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस F3 दबाएंगे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर यदि निकलना हो, अर्थात क्वाइट द माइक्रोसॉफ्ट, यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर निकलना हो तो उसके लिए अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अपने दस्तावेज में अगली वर्तनी या व्याकरण की त्रुटि का पता लगाने के लिए, अर्थात द नेक्स्ट स्पेलिंग और ग्रामर डॉक्यूमेंट्स एरर इन योर, इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस F7 इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों किसी फील्ड के कोड को प्रदर्शन को टॉगल करें, अर्थात टॉगल द डिस्प्ले ऑफ अ फील्ड्स कोड, इसके लिए अल्ट प्लस F9 प्रेस करेंगे। जबकि डी वर्तमान सिस्टम अंतिम तिथि डालने के लिए, अर्थात इंसर्ट द करेंट सिस्टम डेट, इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम कर रहे हों तो इसके बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करें। तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डाटा को सुव्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने तथा निर्णय तक पहुंचने आदि में विकसित करता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो तत्व होते हैं उसमें बात करें तो वे आ जाएंगे टाइटल बार, रिबन, टैब, स्टेटस बार और इसके बाद में फार्मूला बार। इसके बारे में बात करें तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट की बनाए गए हैं। उसके बारे में बात करें तो अगर ओपन हेल्प अर्थात खुली मदद चाहिए उसके लिए F1 प्रेस करें। यदि अंडू लास्ट एक्शन अर्थात अंतिम क्रिया को पूर्ववत करना हो तो कंट्रोल प्लस Z प्रेस करेंगे। जबकि रेडो लास्ट एक्शन अर्थात अंतिम क्रिया फिर से करना हो तो क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस Y प्रेस करेंगे। अर्थात रीडू लास्ट एक्शन, यदि अंतिम क्रिया को फिर से करना हो उसके लिए कंट्रोल प्लस कैपिटल Y प्रेस करेंगे। इसके बाद में बात करें तो कॉपी सिलेक्शन अर्थात कॉपी चयन करना हो तो कंट्रोल प्लस C दबाएंगे। जबकि रिपीट लास्ट एक्शन अर्थात अंतिम क्रिया को यदि दोहराना हो तो F4 प्रेस करेंगे। इसके बाद में बात करें तो कट सिलेक्शन अर्थात चयन को यदि काटना हो या कटौती करना हो तो कंट्रोल प्लस X दबाएंगे। और पेस्ट कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, इसके बाद में क्लिपबोर्ड इक्यूबियल अर्थात बोर्ड से सामग्री को यदि पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं डिस्प्ले द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स अर्थात पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करना हो तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस विथ फाइंड टैब सेलेक्टेड अर्थात खोजे और बदले को फाइंड टैब चयनित से प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस F प्रेस करेंगे। जबकि डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस विथ रिप्लेस टैब सेलेक्टेड अर्थात चयनित टैब को बदले के साथ ढूंढे और बदलने के प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस H प्रेस करेंगे। जबकि फाइंड प्रीवियस मैच अर्थात फाइंड प्रीवियस मैच आफ्टर इनिशियल फाइंड अर्थात पिछले मैच को खोजने के लिए प्रारंभिक खोज के बाद पिछले मैच को खोजने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का प्रेस करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि कह रहा है फाइंड नेक्स्ट मैच आफ्टर इनिशियल फाइंड अर्थात अगला मैच खोजने के लिए यदि प्रारंभिक खोज के बाद आप अगला मैच खोजना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे। इसके बाद में इंसर्ट एम्बेडेड चार्ट अर्थात एम्बेडेड चार्ट को डालने के लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। जबकि इंसर्ट चार्ट इन न्यू सीट अर्थात नई सीट में चार्ट को डालने के लिए F11 प्रेस करेंगे। जबकि टॉगल ऑटो फिल्टर अर्थात ऑटो फिल्टर टॉगल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर फिल्टर को एक्टिवेट करना हो अर्थात एक्टिवेट फिल्टर को सक्रिय करना हो तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस नेविगेशन बार में दोस्तों नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद में बात करें तो क्रिएट टेबल अर्थात तालिका बनाने के लिए कंट्रोल प्लस T और कंट्रोल L प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद में सेलेक्ट टेबल रो अर्थात तालिका पंक्ति को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। जबकि सेलेक्ट
टेबल कॉलम अर्थात टेबल कॉलम चुनने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट टेबल व्हेन एक्टिव सेल इज इन टेबल अर्थात तालिका चयन करने के लिए जब सक्रिय सेल तालिका में हो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। जबकि क्लियर स्लाइसर फिल्टर अर्थात स्लाइसर फिल्टर साफ करने के लिए अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। जबकि रन स्पेल चेक अर्थात बर्तनी चेक करने के लिए F7 प्रेस करेंगे। दोस्तों टू सेलेक्ट कंटिन्यूड सेल फ्रॉम वन सीरीज अर्थात निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ओपन थीसोरस अर्थात थीसोरस खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे। जबकि ओपन माइक्रो डायलॉग बॉक्स अर्थात ओपन माइक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए अल्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे। इसके बाद बात करें तो ओपन VBA एडिटर अर्थात VBA संपादन खोलने के लिए अल्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। जबकि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फार्मूला टेक्स्ट अर्थात डुप्लीकेट वस्तु सूत्र और पाठ के लिए क्या करेंगे दोस्तों कंट्रोल प्लस D प्रेस करेंगे। उसके बाद में ओपन मोडिफाई सेल स्टाइल डायलॉग बॉक्स अर्थात संशोधित सेल शैली संवाद बॉक्स खोलने के लिए अल्ट प्लस स्टार पॉइंट को दाबेंगे। दोस्तों शो राइट क्लिक मेनू अर्थात राइट क्लिक मेनू को देखने के लिए शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे। जबकि डिस्प्ले कंट्रोल मेनू अर्थात प्रदर्शन नियंत्रण मेनू को देखने के लिए अल्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला है इंसर्ट न्यू वर्कशीट अर्थात नई वर्कशीट डालने के लिए शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। जबकि गो टू नेक्स्ट वर्कशीट अर्थात अगली वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस PGDN को प्रेस करेंगे। उसके बाद में गो टू प्रीवियस वर्कशीट अर्थात पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस PG अप यूज करेंगे। इसके बाद में बात करें तो टॉगल फुल स्क्रीन अर्थात संपूर्ण स्क्रीन टॉगल पर जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। उसके बाद में प्रिंट करने के लिए या छाप करने के लिए कंट्रोल P यूज करेंगे। इसके बाद में बात करें तो ओपन प्रिंट प्रीव्यू विंडो फिज अर्थात पूर्वावलोकन विंडो खोलने के लिए क्या करेंगे कंट्रोल प्लस F2 यूज करेंगे। जबकि जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप करेंगे और जूम आउट के लिए क्या करेंगे कंट्रोल प्लस माउस व्हील डाउन करेंगे। उसके बाद में बात करें तो क्रिएट न्यू वर्कशीट अर्थात नई पुस्तिका या कार्य पुस्तिका बनाने के लिए कंट्रोल प्लस न्यू प्रेस करेंगे। जबकि ओपन वर्क बुक करने के लिए अर्थात कार्य पुस्तिका खोलने के लिए कंट्रोल O प्रेस करेंगे। जबकि सेव वर्कशीट या वर्कबुक अर्थात कार्य पुस्तिका को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S यूज करेंगे। उसके बाद में सेव एज अर्थात के रूप में संरक्षित करने के लिए F12 यूज करेंगे। जबकि गो टू नेक्स्ट वर्कबुक अर्थात अगली कार्य पुस्तिका पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब यूज करेंगे। उसके बाद में गो टू प्रीवियस वर्कबुक अर्थात पिछली कार्य पुस्तिका पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मिनिमाइज करेंट वर्कबुक विंडो अर्थात वर्तमान कार्य पुस्तिका विंडो को छोटा यदि करना हो तो कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। जबकि टू मेक अ न्यू लाइन इन अ सेल अर्थात सेल के अंदर एक नई लाइन को बनाना हो तो अल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे। जबकि मैक्सिमाइज करेंट वर्कबुक उसको यदि अधिकतम करना हो तो कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करेंगे। उसके बाद में क्लोज करंट वर्कबुक अर्थात वर्तमान कार्य पुस्तिका को यदि बंद करना हो तो कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे। जबकि एक्सपेंड और कोलैप्स रिबन अर्थात रिबन का विस्तार या संक्षिप्त यदि करना हो तो कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे। उसके बाद में फॉर डाटा कट अर्थात डाटा कट करने के लिए कंट्रोल प्लस H प्रेस करेंगे। जबकि एक्टिवेट एक्सेस की अर्थात पहुंच कुंजियों को सक्रिय करने के लिए अल्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात करें तो मूव थ्रू रिबन टैब एंड ग्रुप्स अर्थात रिबन टैब और समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे दोस्तों राइट लेफ्ट अप और डाउन इन सभी की का यूज करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला है एक्टिवेट और ओपन सेलेक्टेड कंट्रोल अर्थात चयनित नियंत्रण को सक्रिय या खोलने के लिए स्पेस इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की तो कह रहा है कन्फर्म कंट्रोल चेंज अर्थात नियंत्रण
परिवर्तन को पुष्टि करने के लिए इंटर दाबेंगे, जबकि गेट हेल्प ऑन सेलेक्टेड कंट्रोल अर्थात चयनित नियंत्रण पर सहायता प्राप्त करने के लिए F1 प्रेस करेंगे। उसके बाद में ड्रैग एंड कॉपी अर्थात खींचे और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस ड्रैग दबाएंगे, जबकि ड्रैग एंड इंसर्ट अर्थात खींचे और डालें इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट प्लस ड्रैग दबाएंगे। उसके बाद में ड्रैग एंड इंसर्ट कॉपी अर्थात कॉपी खींचे और डालें इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ड्रैग, ये तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद बात करें तो ड्रैग टू वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रक पर खींचे इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस ड्रैग बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है अप्लाई परसेंटेज फार्मूला अर्थात प्रतिशत प्रारूप लागू करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज यूज करेंगे। उसके बाद में अप्लाई साइंटिफिक फार्मूला अर्थात वैज्ञानिक प्रारूप लागू करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेट बटन को हम लोग प्रेस करेंगे। ये जो सिंबल है दोस्तों ये कैरेट का सिंबल है। उसके बाद बात करें तो अगला है दोस्तों ऐड बॉर्डर अराउंड सेलेक्टेड सेल्स अर्थात सेल के चारों ओर बॉर्डर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। अर्थात सेल के चारों ओर बॉर्डर जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का यूज करेंगे। इसके बाद में यदि ब्रैकेट हटाना हो या सीमा हटाना हो अर्थात रिमूव बॉर्डर्स इसको यदि हटाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का यूज करेंगे। उसके बाद में बिगिन इंटरिंग अ फार्मूला अर्थात सूत्र दर्ज करना शुरू करने के लिए इक्वल टू और प्लस का यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो टॉगल एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस इन सेल एडिट मोड अर्थात निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भों को टॉगल करें अर्थात सेल संपादन मोड में करने के लिए F4 प्रेस करेंगे, जबकि ओपन द इंसर्ट फंक्शंस डायलॉग बॉक्स अर्थात इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे। उसके बाद में ऑटोसम करने के लिए दोस्तों अल्ट प्लस इक्वल टू यूज करेंगे। इसके बाद बात करें तो टॉगल डिस्प्लेइंग फार्मूलाज ऑन द ऑफ अर्थात फार्मूलों को चालू और बंद प्रदर्शित करने के लिए टॉगल करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाएंगे। इसके बाद में इंसर्ट फंक्शन फार्मूला अर्थात फंक्शन तर्क को सम्मिलित करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे, जबकि टू चेंज नेम ऑफ फाइल और फोल्डर अर्थात फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 प्रयोग करेंगे। उसके बाद में इंटर एरई फार्मूला अर्थात सारणी सूत्र दर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में बात करें तो कैलकुलेट वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रकों की गणना करने के लिए F9 प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले पॉइंट को। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों फुल फॉर्म अर्थात फुल नेम पूर्ण नाम के बारे में। कुछ शॉर्ट नेम होंगे और उसके हम लोग उसके फुल फॉर्म को देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं फुल फॉर्म को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ANSI इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद में ASCII इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद बात करते हैं ALU की। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जबकि API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद में BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। इसके बाद बात करें CGI का तो इसका CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CPU के बारे में। CPU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि CAD का होता है कंप्यूटर एडेड। उसके बाद में CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जबकि CD का होता है फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद में DOC अर्थात DOS का पूरा नाम होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। दोस्तों बात करें DTP की तो DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जबकि DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बात करें तो COBOL अर्थात COBOL इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं EPROM अर्थात EPROM इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, जबकि GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और उसके बाद में फोर्ट्रेन अर्थात
RAN इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद बात करें GSM के बारे में, तो GSM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जबकि GPS का होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और GPRS का होता है दोस्तों फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद में HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जबकि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज, जबकि HTTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके बाद में HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जबकि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद में iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों ICP के बारे में। तो ICP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कैच प्रोटोकॉल। उसके बाद में बात करें तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जबकि MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके बाद में MSDN का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, जबकि MAC का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। दोस्तों फुल फॉर्म से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इन सभी को देखना बेहद जरूरी होगा। इसके बाद बात करें तो NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जबकि NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं OS के बारे में। तो OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं OCR के बारे में। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद में PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जबकि PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और PSU का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट, जबकि PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद बात करें दोस्तों तो RAM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद SMS का होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जबकि SAP का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। उसके बाद में SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जबकि SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद में SIM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके बाद में IP की बात करें तो IP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जबकि USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद में VDU की बात करें तो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जबकि VIRUS का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज्ड। इसके बाद बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई का होता है दोस्तों वायरलेस फाइडेलिटी। इसके बाद बात करें WWW की, तो WWW की फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि 2G का होता है सेकंड जनरेशन, और 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन, और 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों 5G का फुल फॉर्म होता है फिफ्थ जनरेशन, जबकि MSN का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, और LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जबकि PAN का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, और VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जबकि SAN अर्थात SAN का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जबकि WWAN का मतलब होता है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, और NAP का मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, जबकि NAP का मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। उसके बाद में WMA का मतलब होता है विंडो मीडिया ऑडियो, और WAV का मतलब होता है दोस्तों वेब फ्रॉम ऑडियो। उसके बाद में बात करें दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला जो है वो है ENIC का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
या इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद में WML की बात करें तो इसका होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, जबकि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जबकि इसके बाद में बात करें दोस्तों तो APRANET अर्थात अप्रानेट का मतलब होता है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद में IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जबकि AM या FM का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके बाद में बात करें ACPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, जबकि AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इसके बाद में बात करें तो ASIC का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशंस स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जबकि DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, और उसके बाद में GPU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि GDI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ECC के बारे में। तो ECC का फुल फॉर्म होता है एक्साइज कंट्रोल कोड, जबकि DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। इसके बाद में VoIP का मतलब होता है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि CRS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद में BFD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डायरेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ABR के बारे में। ABR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अवेलेबल बिट रेट, जबकि GBPS का फुल फॉर्म होता है गिगाबिट्स पर सेकेंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से बात करें तो GBPS का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट पर सेकेंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों PING के बारे में। PING का फुल फॉर्म होता है पॉकेट इंटरनेट ग्रोपर, जबकि AD का फुल फॉर्म होता है एक्टिव डिक्शनरी, और ADC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और CSI का फुल फॉर्म होता है कॉमन सिस्टम इंटरफेस, जबकि OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जबकि UART का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एसाइक्रोनस। उसके बाद में रिसीवर और ट्रांसमीटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों PFA के बारे में। PFA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्लीज़ फाइंड अटैच्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HAL। HAL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जबकि HCI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। उसके बाद में FCS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, जबकि CCP का फुल फॉर्म होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, और FPU का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, जबकि FXP का फुल फॉर्म होता है फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, और HID का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो FDDI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, जबकि DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट, और उसके बाद में VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जबकि UHF का मतलब होता है दोस्तों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में OOPS का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और ICR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद में EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जबकि बात करें PCB के बारे में तो PCB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जबकि UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और NAT का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जबकि CIM का फुल फॉर्म होता है कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल, और BAL का फुल फॉर्म होता है बेसिक असेंबली लैंग्वेज, जबकि BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और CRC का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रेडुनेंसी चेक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं LLC के बारे में। LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जबकि ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, और IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, और BER का फुल फॉर्म होता है बीट एरर रेट, जबकि CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और उसके बाद में ASP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्टिव सर्वर पेज। इसके बाद बात करें तो
ड्रैम अर्थात DRAM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि SWF का फुल फॉर्म होता है शॉक वेव फ्लैश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में AST का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जबकि ABC का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, और WUSB का फुल फॉर्म होता है वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस, जबकि FDC का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, और FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जबकि DFD का फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम। उसके बाद में DFS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जबकि DVE का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो इफेक्ट। इसके बाद बात करें तो CGA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉलर ग्राफिक एडेप्टर, जबकि CIFS का फुल फॉर्म होता है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, और RHPM का फुल फॉर्म होता है रीड हेड पैकेज मैनेजर, जबकि SAS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, जबकि M3G का फुल फॉर्म होता है मोबाइल 3D ग्राफिक्स। उसके बाद में AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस, जबकि BMP का फुल फॉर्म होता है बिटमैप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3GP का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, जबकि SOA का फुल फॉर्म होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। उसके बाद में LBA का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, और API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जबकि WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और DAP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद में DBA का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जबकि CTL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटेशन ट्री लॉजिक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं DLP के बारे में। DLP का फुल फॉर्म होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जबकि DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद में EPROM अर्थात EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि HTX का फुल फॉर्म होता है हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन। उसके बाद में ELF का फुल फॉर्म होता है एक्सिक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, और SIS का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस, जबकि AMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों AMR का फुल फॉर्म हो जाता है एडेप्टिव मल्टी रेट, जबकि HIG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस, और उसके बाद में HPFS का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, जबकि DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। उसके बाद में DBSN का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस सोर्स नेम। उसके बाद DTE का फुल फॉर्म होता है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और CUA का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूजर एक्सेस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले पॉइंट को। दोस्तों DAO का फुल फॉर्म होता है डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जबकि CAE का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, और DTR का फुल फॉर्म होता है डाटा टर्मिनल रेडी, जबकि BIDI का फुल फॉर्म होता है बाई डायरेक्शनल। उसके बाद में BINAC इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जबकि BLOB का फुल फॉर्म होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। उसके बाद RTS का फुल फॉर्म होता है रीड टाइम स्ट्रीमिंग। इसके बाद बात करें तो SIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों SIS का फुल फॉर्म होता है सर्वर इंटेलिजेंट स्टोरेज, जबकि BW का फुल फॉर्म होता है बैंडविथ। उसके बाद में DVI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, जबकि ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद में बात करें तो ISR का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस राउटिंग, जबकि VSF का फुल फॉर्म होता है विजुअल फाइल सिस्टम। इसके बाद बात करें तो VT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वीडियो टर्मिनल, और BCR का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। उसके बाद में BPI का फुल फॉर्म होता है बाइट पर इंच, और DTS का फुल फॉर्म होता है डिजिटल थिएटर सिस्टम। उसके बाद में VLSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद में ZIP अर्थात ZIP का फुल फॉर्म होता है जिगजैग इनलाइन पैकेज, जबकि ASR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी। इसके बाद बात करें तो CCD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों चार्ज्ड कॉपल्ड डिवाइस। इसके बाद में
EFT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जबकि CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद में WINS का फुल फॉर्म होता है विंडो इंटरनेट नेमिंग सर्विस, जबकि VGCT का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स कैरेक्टर टेबल। उसके बाद VM का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मेमोरी, जबकि LSB का फुल फॉर्म होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या बाइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MBCS का फुल फॉर्म होता है मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट, जबकि IPTV का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, और IPX का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। उसके बाद में UXFI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फार्मवर्क इंटरफेस। इसके बाद में URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। उसके बाद में WPI का फुल फॉर्म होता है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसके बाद बात करें तो अगला है WUXGA, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। उसके बाद में UNIVAC, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जबकि VCR का फुल फॉर्म होता है वीडियो कैस्टल रिकॉर्डर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले पॉइंट को। दोस्तों इसके बाद बात करें तो URN का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जबकि UFT का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि NTP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। उसके बाद में NVRM का फुल फॉर्म होता है नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और IHV का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वेंडर। उसके बाद में IIOP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंटर ऑर्ब प्रोटोकॉल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CNR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कम्युनिकेशन नेटवर्क राइजर, जबकि ISC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर। इसके बाद में VRAM का फुल फॉर्म होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि TDM का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद में ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जबकि GP का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स पोर्ट। इसके बाद बात करें तो NMI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसके बाद में बात करें तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, और IPC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोसेस कम्युनिकेशन। उसके बाद IPP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, और DPMS का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले पावर मैनेजमेंट सिग्नलिंग। इसके बाद बात करें तो ECP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ पोर्ट। उसके बाद में MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, जबकि MDI का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जबकि MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जबकि MMU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और MMX का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, जबकि MNG का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद में MPL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोजिला पब्लिक लेंसेज, जबकि MSB की बात करें तो MSB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या बाइट, या MSB का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट या बिट। उसके बाद में MVS का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल वेंडर सिस्टम, जबकि NFS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, और IPv4 का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जबकि IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसके बाद में PIO का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, जबकि इसके बाद में बात करें तो PPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पिक्सल पर इंच, और PPP अर्थात ट्रिपल P का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और PPTP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद में RDF का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शंस फ्रेमवर्क, जबकि RTOS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में
SBU का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट। जबकि इसके बाद बात करें तो SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। जबकि SDL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसके बाद दोस्तों इसके साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्यूटर के थ्योरी के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हों उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे इस कंप्यूटर से संबंधित इस सेक्शन को जो कि सब्जेक्टिव टाइप से रहा है, अर्थात ये थ्योरी से संबंधित है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।